मॉर्निंग हम देख रहे हैं शिक्षण के उद्देश्य। इसके पिछले वीडियो में हम इसके 3 पॉइंट देख चुके थे। आज हम देखेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है विश्लेषण, एनालिसिस। इसमें क्या होता है, सीखी गई विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना इसके अंतर्गत आता है। तो इस जो विषय वस्तु हमने सीखी है उसमें विश्लेषण करना मतलब किसी चीज के अलग अलग पार्ट्स का अध्ययन करना। तो विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना इसके अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या बात आती है, तत्वों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, संबंधों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रिलेशंस, नियमों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे मैंने एनालिसिस नहीं लिखा है, केवल तत्वों का लिख दिया, एलिमेंट्स, संबंधों का लिख दिया, रिलेशन। तो ये यहाँ पर है एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, एनालिसिस ऑफ रिलेशंस, एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। तो इस प्रकार जो तत्वों का विश्लेषण जो सिखाया जाता है, शिक्षक जो बताता है, तो उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो यदि आपकी विषय वस्तु ऐसी है जिसमें हमने विद्यार्थियों को पढ़ाया, विश्लेषण करना सिखाया या उनको इस प्रकार का ज्ञान दिया गया है कि उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता विकसित हो सके, तो शिक्षक वहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य लगेगा कि इसको पढ़ाने से विद्यार्थियों में विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होगा। और पांचवा है संश्लेषण। ये विश्लेषण और ये संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना और विश्लेषण का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो यहाँ पे पांचवा बिंदु है संश्लेषण यानी सिंथेसिस। इसमें क्या है कि विभिन्न तत्वों को नवीन ढांचे या संरचना में समन्वित करके संपूर्ण का निर्माण करना, यानी अलग अलग जो पार्ट्स दिए गए हैं उनको पूरा जोड़ के एक करना, निर्माण करना तथा अमूर्त संबंधों की खोज करना इस संश्लेषण वाले बिंदु के अंतर्गत आता है। तो यदि विषय वस्तु ऐसी है जिसमें विद्यार्थियों को इस प्रकार का कोई ज्ञान दिया जाता है और उस ज्ञान देने के बाद उनके अंदर संश्लेषण करने की क्षमता का विकास हो जाता है, तो शिक्षक लिखेगा कि इस विषय वस्तु को पढ़ाने से विद्यार्थियों में संश्लेषण करने की क्षमता का विकास होगा या संश्लेषण करना विद्यार्थी सीखेंगे। छठवां है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो आंतरिक तथा बाह्य मानदंडों के आधार पर निर्णय करके सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन करना। तो हमने देखा था यूनिट प्लान में आखिरी में था मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन आंतरिक भी होता है और बाह्य भी हो सकता है। इन दोनों को क्राइटेरिया मानकर निर्णय करके ये देखना कि विद्यार्थी ने कितना सीखा। तो इस प्रकार ये जो ज्ञानात्मक उद्देश्य था, वास्तव में शिक्षक क्या करता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के लिए ही पढ़ाता है, क्योंकि शिक्षक का क्या उद्देश्य है, विद्यार्थियों को ज्ञान देना। तो जो ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान देने के आधार पर ही इन उद्देश्यों का निर्माण किया गया है। ये जो उद्देश्य है वो ज्ञान के आधार पर ही है। तो जो शिक्षक है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य का ही प्रयोग करता है और विद्यार्थियों में इन गुणों के विकास के लिए ही वो इस प्रकार की शिक्षा देता है कि इस प्रकार के शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो जो एक्शन यूनिट प्लान था, जो यूनिट प्लान का जो बिंदु था जिसमें लिखा था व्यवहारगत परिवर्तन या प्राप्त उद्देश्य, तो उस उद्देश्य में इसको आधार बनाकर, किसके आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर आप जो भी पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए इन शिक्षा के उद्देश्यों को वहां पर लिखना होगा कि विद्यार्थियों में इस प्रकार के शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी या विद्यार्थियों में इस प्रकार के व्यवहारगत परिवर्तन होंगे, विद्यार्थियों में इन गुणों का विकास होगा, विद्यार्थियों में इस क्षमता का विकास होगा। वो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। किसके आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर। तो इस प्रकार हमने ये ज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के प्रकार देखे। इसके बाद हम देखेंगे भावात्मक और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।